कल कल वाला जो रह गया था न्यूमेरिकल वो देख रहे हैं, ठीक है, जिन्होंने बाद में ज्वाइन किया है। ये न्यूमेरिकल था, इसमें हमने फर्स्ट लूप लिया। फर्स्ट लूप में हमने सबसे पहले करंट तो हम ड्रॉ कर ही चुके थे, करंट का पाथ, ठीक है। उसके बाद करंट के पाथ के बाद हमें देखना है कि हम क्लॉकवाइज लेंगे एंटी क्लॉकवाइज लेंगे लूप में डायरेक्शन। तो हमने चूज की कि हम दोनों में क्लॉकवाइज लेंगे, आप कोई भी चूज कर सकते हो, ठीक है। क्लॉकवाइज लेने के बाद ये इक्वेशन बनी थी कल हमारी फर्स्ट लूप की। सेकंड लूप देखो, सेकंड लूप की इक्वेशन देखो कैसे बनेगी। इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज ही लिए। अब इसमें देखो, जब क्लॉकवाइज लिए तो देखो कैसे चल रहे हैं, इधर चल रहे हैं। अब करंट इधर से इसमें जा रही है I2 ऐसे, ठीक। इसमें से निकली I2 और इसमें से निकली है I1। तो अगर तुम ऐसे चल रहे हो, ऐसे चल रहे हो ऐसे, तो तुम जब इधर चल रहे हो तो तुम अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट चल रहे हो। इधर देखो करंट की डायरेक्शन इधर है, ठीक है, और तुम कैसे चल रहे हो, इधर। तो जब अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट चलोगे तो कैसा साइन लोगे, प्लस में। चेंज इन पोटेंशियल किसमें आएगा, प्लस में। और तुम जाओ बच्चों को एडमिट करो, हाँ। कितना हो जाएगा 10I2, ठीक है। अब 10I2 किसमें होगा, प्लस में होगा, प्लस 10I2 ये रहा, ठीक। फिर क्या है, फिर इधर चले, आगे बढ़े आगे बढ़े। अच्छा, फिर आ गया सेल। सेल में करंट की डायरेक्शन नहीं देखनी है, सेल में देखना है कि तुम प्लस से माइनस की तरफ चल रहे हो, मतलब हायर से लोअर की तरफ चल रहे हो या लोअर से हायर। अब देखो तुम ऐसे चल रहे हो ना, तो तुम हायर से लोअर की तरफ चल रहे हो, है ना। तो अगर तुम हायर से लोअर की तरफ चल रहे हो तो तुम्हारा पोटेंशियल क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है ना। तो हायर से लोअर की तरफ यानी कि कैसा साइन, माइनस। तो ये आ गया -20, ठीक। फिर तुम इधर आगे और चले, फिर एक और सेल आ गया। ऐसे चल रहे हैं ना, ऐसे चल रहे हैं, कहीं से भी स्टार्ट कर दो, फिर यहाँ चल रहे हैं, यहाँ चल रहे हैं, फिर एक सेल और आ गया। अब इस सेल में जब तुम चल रहे हो तो तुम लोअर से हायर की तरफ चल रहे हो। इस वाले सेल में लोअर से हायर की तरफ चल रहे हो। लोअर से हायर मतलब पोटेंशियल में गेन हो रहा है, तो +10 लोगे, ठीक है। फिर आगे और चलो, फिर एक और रजिस्टर है 10 ओम का। अब 10 ओम में तुम इधर चल रहे हो, करंट किसमें आ रही है 10 ओम में, इस तरफ। अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट आ रही है, चल रहे हैं हम अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट चल रहे हैं, और अपोजिट चल रहे हैं तो प्लस में लेंगे। +10, और कितनी करंट है इसमें, I1 प्लस I2। कितनी करंट है, इक्वेशन इज इक्वल टू 0। एल्जेब्रिक सम कितना हो गया, सारे पोटेंशियल चेंज का 0, ठीक है। उसके बाद इक्वेशन बन गई 20I2, यहाँ से बन गई, देखो यहाँ से ये इक्वेशन बनी फर्स्ट से 20I1, 2I1, ये बनी थी 20I1 प्लस 10I2 इज इक्वल टू 10। 2 से डिवाइड कर दिया तो इक्वेशन रह गई फर्स्ट लूप में 2I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब इसमें देखो, इसको भी सॉल्व किया तो ये इक्वेशन बन गई, सॉल्व करोगे बहुत इजी है, इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें निकालना था करंट इन ईच ब्रांच। क्या निकालना है हमें, इस क्वेश्चन में क्या निकालना था, करंट इन ईच ब्रांच। दोनों को सॉल्व करते हैं। ये इक्वेशन पहली इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन ये रही, इसको नीचे रखती हूँ मैं। 20I1, I2 पहले लिख लो, I2 प्लस 2I1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये है इक्वेशन। अब मैं इसे अगर इसे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और माइनस कर दूं तो कैंसिल हो जाएगा। देखो 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं इस पूरी इक्वेशन को, तो ये बन जाएगा 2I1, यहाँ लिख देती हूँ, सिर्फ ऐसे लिख रही हूँ, ठीक है। और उसके बाद क्या कर दें, माइनस कर दें, ठीक है। तो हमें आंसर मिल जाएगा। I1 बताओ कितना आया यहाँ से सॉल्व करके। मैम हम्म, हमें जो ये बीच में 10 वोल्ट की बैटरी लगे इसको भी लिखते हैं। सब लेंगे जब आप लूप ले रहे हो ना, जैसे आपने ये लूप लिया, ये सेकंड लूप ये हो गया ना। अब इस लूप में जो जो आपके रास्ते में आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, कुछ और होता तो वो भी, जितने भी सेल लगे हैं सब, उस लूप में जितना कुछ भी आ रहा है आपने सब लेना है, ठीक है। सॉल्व करो और I1 और I2 की वैल्यू निकालो। कितना आ रहा है I1, या तो इसको मल्टीप्लाई कर दो या जैसे भी करना है कर दो। I1 की वैल्यू निकाल लो या I2 की वैल्यू निकाल लो, कितनी आ रही है। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गई 4I1 प्लस 2I2 इज इक्वल टू 2। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये इक्वेशन यहाँ रखी है। I1 प्लस 2I2 इज इक्वल टू 1, और अब माइनस कर दूँ, ठीक है।
तो ये कैंसिल हो गया, 4i1 में से i1 क्या 3i1 इज इक्वल टू 2 में से 1 गया 1, तो i1 इज इक्वल टू कितना आ गया 1/3। i1 की वैल्यू पुट कर लेना, i2 आ जाएगा, देखो i2 भी शायद 1/3 आएगा, वैल्यू पुट करो, i2 भी 1/3 आ रहा है, ये हो गया ना, यहाँ से निकाल लो 2i2 प्लस 1/3, इस इक्वेशन में रख रही हूँ वैल्यू। उसके बाद मैथ्स बचती है, इक्वेशन बनाने के बाद जैसे आप 10th में इक्वेशन सॉल्व करते थे बस वही करके करंट की वैल्यूज निकालनी है, कुछ नहीं करना उसके बाद। तो i2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2i2 इज इक्वल टू 1 माइनस 1/3, सॉल्व करो i2 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। i2 भी कितना आ रहा है 1/3, ठीक। एक और न्यूमेरिकल लेते हैं, नोट स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ले लिया सबने? यस बोलिए मैम। बाकी बच्चे, ओके ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्लियर होगा। जो बच्चे कल नहीं आए थे उन्होंने चीज मिस कर दी है, और इम्पोर्टेंट चीज मिस कर दी है, तो मैंने जो नोट्स भेजे थे उसको, अब न्यूमेरिकल जो मैं ले रही हूँ उसको ध्यान से देखना, समझ में आ जाएगा थोड़ा थोड़ा। और जो मैंने कल नोट्स भेजे थे वो बना लिए होंगे आई होप। सुजीत नहीं आ पाया था कल, सुजीत को क्लास की टाइमिंग नहीं बताते हैं सुजीत। यस मैम। चलो क्वेश्चन देखो, सेकेंड। ये 6 वोल्ट की बैटरी है, मेंस में आया था ये क्वेश्चन, बोर्ड के लेवल का भी है और मेंस के लेवल उसके भी आया था, ठीक है। अच्छा इसमें पूछा है ये 3 ओम का है, अब मैं ओम नहीं लिख रही, कंडक्टर हो जाता है, 3 ओम 1 ओम और ये 2 ओम, ठीक है। ये रखा है ए बी सी डी पी क्यू। करंट पूछी है इन 1 ओम और डायरेक्शन विद डायरेक्शन, करंट इन 1 ओम रजिस्टर विद डायरेक्शन, डायरेक्शन किधर से किधर होगी, पी से क्यू या क्यू से पी। अब देखो तुम तो अपनी तरफ से मानोगे ही जो भी डायरेक्शन होगी, है ना, लेकिन जो आंसर निकल के आएगा अगर जो तुमने मानी है, और अगर करंट की डायरेक्शन प्लस में, करंट की जो वैल्यू है अगर तुम सॉल्व करोगे वो प्लस में आ गई, मतलब तुमने सही डायरेक्शन मानी थी तो उधर से उधर ही रहेगी। लेकिन अगर तुम मानोगे जिस हिसाब से अभी मानोगे, अपने हिसाब से बनाओगे पाथ, और उसके बाद अगर करंट की जो वैल्यू है वो माइनस में निकल के आई, तो मतलब मान लो अगर तुमने पी से क्यू मानी अभी और आंसर तुम्हारा माइनस में निकल के आ गया, तो तुमने जो मानी है वो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन मानी है, तो सही आंसर होगा क्यू से पी। ये बात मैं किरचॉफ के फर्स्ट लॉ में, करंट लॉ में बता चुकी हूँ, ठीक है। तो इसमें ये पूछा है, अब सबसे पहले तो क्या करना है, करंट डिस्ट्रीब्यूशन करना है कि करंट कैसे जाएगी। तुम कैसे भी ले सकते हो करंट, तुम चाहो तुमको मैम मैं एक करंट यहाँ से निकालूंगा और एक करंट यहाँ से निकालूंगा और फिर इसमें पिछले क्वेश्चन की तरह लेके जाऊंगा, तुम वैसे कर लो। और दूसरा तरीके से करवा रही हूँ ताकि सारे तरीके तुम्हें आ जाए करने की, कि तुम कैसे करंट एक सेल से भी निकाल सकते हो, करंट दोनों सेल से भी निकाल सकते हो, ठीक है, वो तुम्हारी मर्जी है। कोई बच्चा चाहे मैं इधर से i1 इधर से i2 निकालूंगा मैम और फिर आगे बढ़ूंगा, तो वैसे भी कर सकते हैं। मैं दूसरे तरीके से एक से बता रही हूँ कि देखो 6 वोल्ट है या 9 वोल्ट है, मैं 9 वोल्ट बड़ी कौन सी है 9 वोल्ट की, मैं 9 वोल्ट से एक करंट निकाल लेती हूँ आई। कुछ बच्चे इसे एक्स वाई करके करते हैं, एक्स वाई जेड, एक्स निकल रही है करंट है, वाई इसमें चलेगी जेड इसमें चलेगी, तो वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि करंट की बात है इसलिए मैं आई ही लेती हूँ, एग्जाम में आई के ही फॉर्म में तुम्हें क्वेश्चन मिलेगा, तो तुम घबराओ ना और हैबिचुअल रहो, इसीलिए मैं आई की टर्म लेती हूँ। वरना बहुत सारे बच्चे एक्स वाई जेड से करते हैं, ठीक है, बहुत सारे टीचर्स कराते हैं एक्स वाई जेड से, तो वो तुम्हारी मर्जी है। आई से चले यहाँ, अच्छा यहाँ आई चल रही है इधर, ये चली आई, ठीक है। अब आई में से, यहाँ से आई आ रही है इसमें, अब आई में से कुछ इसमें जाएगी और कुछ आगे चली जाएगी, मैंने दोनों से नहीं निकाली, मैंने एक से ही निकाल ली, ठीक है। तो मान लो आई से आई निकली, अब i1 मान लो इधर चली गई और i2 इस वाले इसमें चली गई, ये गई i2, इसमें भी फिर कितनी गई i2, इसमें कितनी गई i1, फिर अब देखो
अब इधर I2 और I1, फिर दोबारा इधर I2 और I1 मिलके कितनी हो गई I1, इधर से I आ रही थी, इसमें I1 चली गई, इसमें I2 चली गई, अब इधर से I2 आ रही है, इधर से I1 आ रही है, अब I1 प्लस I2 मिलके कितनी हो गई फिर से I, और फिर से मतलब जितनी सेल को करंट ली थी सेल से उतनी ही सेल को करंट देनी है वापस। ठीक है, अब लूप ले लो, पहला काम खत्म की करंट बना ली। अगर क्वेश्चन करंट बना के देता है तो तुम्हारा काम और आसान हो गया, नहीं देता तो ये करना पड़ेगा तुम्हें। उसके बाद दोनों में डायरेक्शन ले लो, दोनों में मैं क्लॉकवाइज ले सकती हूँ। ध्यान रहे कुछ भी जरूरी नहीं है कि तुम दोनों में सेम लो, तुम इसमें क्लॉक ले लो उसमें एंटी क्लॉक ले लो, ठीक है, तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि दोनों में सेम लो। चलो अब मैं फर्स्ट लूप ले रही हूँ, लूप फर्स्ट का नाम क्या है, ए बी पी ए। इक्वेशन बना देती हूँ, सॉल्व करना, ठीक है, आंसर बता दूंगी क्या आना। लूप 1 देखो, लूप 1 में हम ऐसे चल रहे हैं, ऐसे। अब तुम कहीं से भी देख लो, इस सेल से स्टार्ट करते हैं, तो हम ऐसे चल रहे हैं, तो हम चल रहे हैं हायर से लोअर की तरफ। तो हायर से लोअर मतलब पोटेंशियल क्या हो रहा है, ड्रॉप, तो -6, ठीक है, -6 लेंगे। अब इधर चले देखो, इधर आ गए। अब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट चल रहे हैं, डायरेक्शन किधर जाती है हमेशा, करंट की डायरेक्शन किधर होती है, हायर टू लोअर। हाँ ध्यान से बोलो, क्या होती है करंट की डायरेक्शन, कल लिखी थी, पॉजिटिव से सारे लोग नेगेटिव। बोलो तो हर को पता है, पॉजिटिव नेगेटिव, हाँ ठीक है, हायर टू लोअर। तो ये मैं कैसे लूंगी, माइनस लूंगी प्लस लूंगी, नेगेटिव। हाँ इन द डायरेक्शन ऑफ करंट चल रही है, इन द डायरेक्शन मतलब पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, हायर टू लोअर चल रही है करंट, पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, तो कितना होगा आई आर, आई कितना, कौन सा साइन लगेगा, माइनस, आई कितना है I1, कितने रेजिस्टेंस में, 1 ओम के रेजिस्टेंस में, आई आर, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़े, चलो अब हम जब इधर आए तो इसमें देखो करंट जा रही है इधर और हम चल रहे हैं इधर, ठीक है, तो किस में लिया जाएगा, प्लस में, प्लस 3I2 इज इक्वल टू 0, सही से लिख लेते हैं इसको, 3I2 माइनस I1 इज इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर 1। अब देखो दूसरा लूप, लूप सेकंड का नाम क्या है, PCD, ये क्या नाम लिखा है मैंने, क्यों है ये, ABPQA। देखो कहां से मैंने ए से ही लिया और ए पर ही खत्म किया, मतलब क्लोज लूप है, ऐसे इसको ऐसे लिखेंगे, PCDQP, PCDQP, क्लोज लूप। अच्छा इसमें बनाओ सारे बच्चे अपने आप, कहीं से भी शुरू हो जाओ, इधर इस सेल से लेना स्टार्ट करें, चलो हायर से लोअर चल रहे हैं मतलब -9, फिर ऐसे चल रहे हैं, करंट इधर जा रही है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट चल रहे हैं, तो कौन सा साइन लगेगा, प्लस, अपोजिट चल रहे हैं करंट की डायरेक्शन की, प्लस, कितना ओम का रेजिस्टर है 3, कितनी करंट है इसमें, आई आर हो गया, पोटेंशियल में चेंज आई आर, 3 इंटू आई। अब इधर देखो अपोजिट चल रहे हैं, तो कितना आ जाएगा, फिर से प्लस साइन आएगा, कितना करंट है 1 ओम में, I1, 1I1, ठीक है, या I1 ही लिख दो बस, ठीक, आगे और है, मैम हाँ हमें I2 और आपने 3 करंट लिए हैं। हाँ 3 लिया ना, देखो 3 कैसे, क्योंकि यहाँ से बच्चे क्या कर सकते थे, बच्चे कर सकते थे कि इस सेल से भी अगर करंट लेते, मान लो पहला केस था, मैंने यही तो बताया कि इधर से I1 लेता, इधर से I2 लेता, मैंने ये दूसरे तरीके से करा रही हूँ ताकि सारे दिमाग में क्लियर हो जाए चीजें। तो मैंने यहाँ से ली I और इसमें चली गई I1 और इसमें चली गई I2, ठीक है ना, ठीक है, किसने यस। पूछा था, हाँ, अच्छा। I1 इज इक्वल टू, सॉरी इसमें एक और आएगा ना अभी, ये 2 वाला बचा है, अपोजिट चल रहे हैं, तो प्लस 2I इज इक्वल टू 0, सबका अलजेब्रिक सम इज इक्वल टू 0, सॉल्व करो कितना आ जाएगा, 3 और 2 5I प्लस I1 इज इक्वल टू 9। अब देखो यहाँ पर I भी आ रहा है, तो हम I की टर्म में क्यों चाहे, I तो 3 हो जाएंगी, तो अब ये देखो यहाँ पे दिमाग लगाओ कि देखो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 है, यहाँ से I चली तो I1 इधर चली गई, I2 इधर, तो I इज इक्वल टू क्या है, I1 प्लस I2 है, ठीक, तो यहाँ पर मैं यहाँ पर रख दूं I की जगह I1 प्लस I2, तो मेरी इक्वेशन 3 वेरिएबल में नहीं रहेंगी, सिर्फ 2 में रहेंगी, काम आसान हो जाएगा। इसके आगे बस मैथ्स है, इक्वेशन बनाने के बाद आपको मैथ्स करनी है, I1 प्लस I2 प्लस I1 इज इक्वल टू 9, कितना हो गया ये, सॉल्व करो, 5 और 6I1 हो गया, ये 6I1 प्लस 5I2 इज इक्वल टू 9, इक्वेशन नंबर 2।
ये आ गई इक्वेशन नंबर 1, ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। सॉल्व कर लेंगे। एक इसको मल्टीप्लाई कर देना, इसको मल्टीप्लाई कर देना 3 से, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर देना 5 से, और सब्ट्रैक्ट कर देना इसमें से ये 2 - 1 कर देना, आंसर आ जाएगा। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर देना, 3 से मल्टीप्लाई करके और 5 से, ठीक। आंसर बता दूं क्या आएगा? आंसर आएगा इससे I1 की, I1 ही तो है, 1 ओम में करंट पूछी थी। डायग्राम देखो, सबने डायग्राम बनाया था, ये था, बीच वाला बना देती हूँ, मैंने अभी अभी रख किया है। ये था P, ये था Q, और ये 1 ओम का रजिस्टर था, और इसमें करंट जा रही थी कितनी? I1। तो जब सॉल्व करोगे तो I1 की वैल्यू आएगी इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके -3/23, और जब इसको सॉल्व करोगे तो आएगा -0.13, ये आएगा, ठीक है। अब देखो आंसर आ रहा है माइनस में। क्यों आ रहा है आंसर माइनस में? यानी कि जो तुमने डायरेक्शन मानी वो एक्चुअल डायरेक्शन उसकी जस्ट अपोजिट है। तुम्हारे हिसाब से करंट किधर जा रही है? P से Q, बट तुम्हारा आंसर इसमें कैसे आया? माइनस। तो असली डायरेक्शन क्या है? Q to P। क्लियर हुआ माइनस साइन का मतलब? ठीक है बच्चों, बोलो जल्दी से, हाँ ना बोलो। यस मैम। और बाकी यस मैम। गर्ल्स? यस मैम। ठीक है, चलिए अब जो टॉपिक है वो आपको मैं थोड़ा सा हिंट उसका कैपेसिटर वाले चैप्टर में दे चुकी हूँ। नाम सुन लिया है आपने, व्हीटस्टोन ब्रिज सुना है? याद आया? आ गया। हाँ, व्हीटस्टोन ब्रिज। किरचॉफ लॉ से रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल आपको प्रदीप में, एसएल में, सब में मिल जाएंगे बहुत सारे। एक न्यूमेरिकल मैं भेजूंगी, करके देखना, ठीक है। रूल याद कर लो कि कैसे करना है, उसके बाद अप्लाई कर दो, ठीक है। रूल याद करना बहुत जरूरी है कि कैसे अप्लाई होगा। एक क्वेश्चन लिख लो, चलो अभी लिख लो या बाद में, क्योंकि अभी व्हीटस्टोन याद करोगे फिर टाइम निकल जाता है, 7:40 हो रहा है। हेडिंग डालो व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज। चलो, तो एक साइंटिस्ट थे व्हीटस्टोन, उन्होंने कहा कि व्हीटस्टोन क्या होता है कि जिसमें 5, व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है जिसमें 5 रजिस्टर हो। कितने रजिस्टर हो? 5। और किस शेप में होते हैं? जिसको याद नहीं है वो एक बार कैपेसिटर वाला वीडियो देख लेना, ठीक है। कभी कभी होगा कि तुम्हें व्हीटस्टोन ब्रिज ही बना हुआ होगा, लेकिन तुम्हें पहचानना पड़ेगा, बिल्कुल इसी शेप में नहीं आएगा लिखा हुआ, बना हुआ, तो पहचानना पड़ेगा, अच्छा ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो कैसे पहचानोगी कि व्हीटस्टोन ब्रिज है? 90% अगर 5 या 6 रजिस्टर हैं और तुम्हें देखने से पता ही ना चले कौन सा सीरीज में करें कौन सा पैरेलल में करें, मतलब तुम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओ कि ये पता ही नहीं चले कि कौन सीरीज और कौन पैरेलल, और रजिस्टर 5 या 6 दिखें, तो 90% चांस है कि वो व्हीटस्टोन ब्रिज होगा। 90% चांस है कि तुम्हें उसमें व्हीटस्टोन ब्रिज का कंसेप्ट लगाना है, ठीक है। तो ये होता है व्हीटस्टोन ब्रिज। इसमें ये है रजिस्टर, या तो रेजिस्टेंस ले लो R1, R2, R3, R4। बुक्स में कई में से ऐसे भी लिखा है P, Q, R, S, तो जैसे मन चाहे वैसे ले लो, कुछ जरूरी नहीं कि तुम्हें वही ले लो। ये ये A टर्मिनल, ये B, और ये R5, ठीक है। व्हीटस्टोन कहते हैं कि देखो ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, व्हीटस्टोन ने ये कहा। दूसरी बात, सिर्फ व्हीटस्टोन ब्रिज उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसकी कंडीशन इंपॉर्टेंट है। कौन सी कंडीशन? बोर्ड में आती है भाई, इंपॉर्टेंट है बोर्ड के हिसाब से। ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है? किसी को याद है बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन क्या थी? थोड़ा बहुत किसी को कोई आइडिया याद है? R1/R2 is equals to R3/R4। हाँ राइट, मतलब कि ये जो बीच वाला था कैपेसिटर वाले केस में भी, जब आपने कैपेसिटर पढ़ा था तो उसमें भी यहाँ ना बीच में कोई करंट फ्लो नहीं हो रही थी, और वो करंट कब फ्लो नहीं हो रही थी? जब ये पॉइंट और ये पॉइंट किस पे था? सेम पोटेंशियल पर। तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज कब होता है? अगर
if there is no current in mid register, उसको हम बोलेंगे बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। कब कहेंगे हम व्हीटस्टोन ब्रिज को बैलेंस्ड? जब इस वाले में R5 में कोई करंट नहीं हो। कोई करंट नहीं हो ऐसा कब होगा? जब ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम पोटेंशियल पर हो। करंट फ्लो कराने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस बहुत जरूरी है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है तो करंट कैसे फ्लो होगी? ठीक है, तो ये चीज तभी सेटिस नो करंट इन द मिड रजिस्टर तभी होगा जब ये और ये पॉइंट मान लो x और ये पॉइंट मान लो y दोनों सेम पोटेंशियल पर हो। अगर ये ऐसा होगा देन x एंड y हैव सेम पोटेंशियल। जब सेम पोटेंशियल पर होंगे तो भाई ना कोई लोअर ना कोई हायर करंट किधर से किधर जाएगी, कहीं नहीं जाएगी। करंट को फ्लो करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस का होना जरूरी है। तो कह रहे हैं कि अगर ऐसा है तो उस ब्रिज को हम कहेंगे बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, और बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन रहती है R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4। कई जगह ऐसे भी लिखा होता है, ये P होता है, ये Q होता है, ये R होता है और ये S, तो इस तरह भी लिख देते हैं P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। तो कैसा भी मिले दोनों ही ठीक है। ठीक है, मैं इससे कराऊंगी, इससे भी कर सकते हो। ठीक है, कुछ भी लेके चल लो, जिसकी तुम्हें आदत पड़ जाए वो लेके चलो। ठीक है, यानी कि जब इसमें कोई करंट है ही नहीं तो हम, अगर ये बैलेंस्ड है तो और इसमें कोई करंट नहीं है तो हम इसको रिमूव कर सकते हैं। ये तो हमारे किसी काम का ही नहीं है। तो जैसे ही ये रिमूव होगा तो देखो ये सीरीज और फिर पैरेलल। ठीक है, समझ आ गई बात? ये वाली कहानी है इसकी। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख रही हूं मैं, वी कैन रिमूव मिड रजिस्टर। हम बीच वाले रजिस्टर को रिमूव कर सकते हैं। बोलो इन पॉइंट्स में कोई बात जो समझ में ना आई हो? पूरी जो 5 रजिस्टर का जो कंस्ट्रक्शन है उसको बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। लेकिन व्हीटस्टोन ब्रिज की कौन सी कंडीशन फेमस है? बैलेंस्ड। बैलेंस्ड कंडीशन क्या होती है? अगर इस मिड रजिस्टर में कोई करंट नहीं हो, नो करंट इन द मिड रजिस्टर। ऐसा कब होगा? जब ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम पोटेंशियल पर हो। और जब ऐसा होगा तो ऐसा होगा। तुम कहोगे ऐसे कैसे मान लें, तो इसको अभी हम प्रूफ करेंगे और बोर्ड के हिसाब से भी ये प्रूफ इंपॉर्टेंट है। बोलो समझ में आ गई इतनी बात? हटा दूं? बोलो। यस मैम। बच्चों टाइम वेस्ट नहीं किया करो, एकदम बोला करो, मैं तभी आगे बढ़ूंगी ना। अलग अलग पूछूं गर्ल्स समझ आ गया तो बोल दिया करो एकदम, जब पूछा करूं तो बोलो जल्दी से गर्ल्स। यस मैम। यस मैम। हाँ बोला करो। ठीक है, तो अब हम इसको प्रूफ करेंगे। इसका प्रूफ देख लेते हैं। स्क्रीनशॉट लो इसका या नोट करो जो नोट कर रहे हैं। चल अब हमें ये कंडीशन प्रूफ करनी है, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4। इसका प्रूफ देखो, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्रूफ क्या है कि अब हम प्रूफ में क्या एज्यूम कर रहे हैं? क्या एज्यूम कर रहे हैं? एजम्पशन सबसे पहले हमारा क्या है कि देयर इज नो करंट इन मिड रजिस्टर। देखो भाई एक बात समझो, या तो ये कह दो, मैं कह रही हूँ कि ये R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4। तो या तो ये कह दो कि अगर ऐसा है तो ऐसा है, या ये कह दो कि अगर ऐसा है तो ऐसा है। तो कोई एक एजम्पशन तो मान लेके चले, एक को मान के लेके चलना पड़ेगा और उससे दूसरा निकालना पड़ेगा। तो अगर मैं ये मान के चल रही हूँ कि कोई करंट नहीं है मिड रजिस्टर में तो ये प्रूफ हो जाना चाहिए। अगर ये लेके चलती तो ये प्रूफ हो जाना चाहिए, क्योंकि दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं कि भाई ये होगा तो ये होगा और ये होगा तो ये होगा। तो कोई सा भी लेके चल लो। तो मैं पहले ये लेके चल रही हूँ कि एज्यूम कर लिया कि मिड रजिस्टर में कोई करंट नहीं है। तो अब मुझे ये प्रूफ करनी है बैलेंस कंडीशन कि भाई ऐसे होगा ये। ठीक, अच्छा तो ये देखो आपको यहाँ पर एक एज्यूम कर लो, ए और बी के बीच में एक बैटरी एज्यूम कर लो बच्चों। ये ठीक, और ये यहां से मान लो करंट कितनी निकली I, और इसमें चली गई करंट I1 और इसमें चली गई करंट I2। ठीक, अब मानो जब तुम कह रहे हो कि भैया हम इसको मान ही नहीं रहे, इसमें तो कोई करंट ही नहीं है,
तो जितनी करंट I1 इसमें जा रही है उतनी इसमें तो कोई जाएगी ही नहीं, क्योंकि तुमने मान लिया ये तुम्हारे लिए ना के बराबर है भाई, लेकिन लूप तो है, एग्जिस्ट तो कर रहा है, तो I1 इधर, तो I1 इधर ही जाएगी। ऐसे ही इधर I2 जा रही है, तो इसमें भी, इसमें कोई ना जाके इसमें I2 जाएगी और वापस मिलके फिर I1 प्लस I2 होके I मिल जाएगी और वापस I को करंट मिल जाएगी। अब इसमें तुम्हें दो लूप दिख रहे हैं, पहला ये लूप, दूसरा ये लूप, दोनों में मैंने क्लॉकवाइज ले लिया, ठीक है। लूप 1, इसको 1 लूप मान लिया और इसको सेकंड लूप। तो लूप 1 में देखो, लूप 1 में लगाओ किरचॉफ रूल, ऐसे चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं देखो। तो कितना रेजिस्टेंस है R1, कितनी करंट है R1 में, I1, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट चल रहे हैं, तो माइनस I1 R1, ठीक है भाई, ऐसे चले ऐसे चले। अब देखो इसमें तो कोई करंट है ही नहीं, तो इसमें हम क्यों लेंगे, अब इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, ये अब हम चल रहे हैं अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, अपोजिट, करंट इधर जा रही है और हम इधर चल रहे हैं, तो कैसा आएगा, प्लस I2 R2 इज इक्वल टू, कोई सेल नहीं है, कुछ भी नहीं है और कुछ नहीं है, बस दो ही रजिस्टर थे, तो सम कितना हो गया, 0। तो यहाँ से आ गया I1 या I2 R2, उधर ले गए I1 R1, इक्वेशन नंबर 1। बोलो ठीक है इतनी बात। अब लूप 2 देखो, लूप 2 देखो भाई, लूप 2 में लगाओ खुद से, ऐसे चल रहे हैं, चलो जब ऐसे चल रहे हैं तो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट चल रहे हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट चल रहे हैं, तो कैसा लगेगा, माइनस साइन, माइनस I1 R3। अच्छा फिर ऐसे आए, देखो एरो इधर है, एरो इधर है, और हम ऐसे चल रहे हैं, प्लस करंट I2 इधर, R4, हम इधर चल रहे हैं, तो प्लस लगेगा, हाँ I2 R4 इज इक्वल टू 0, ठीक। तो यहाँ से आ गया I2 R4 इज इक्वल टू I1 R3, इक्वेशन नंबर 2। दोनों लूप बन गए, बस अब तो प्रूफ हो ही जाएगा, अब कुछ नहीं बचा। दोनों में लगा दो, कैसे करें दोनों को, यहाँ से देखो वैल्यू निकाल लो, I1 अपॉन I2 किसके बराबर आ जाएगा, I1 अपॉन I2 किसके बराबर आएगा, R2 अपॉन R1 के, ठीक। और यहाँ से I1 अपॉन I2 किसके बराबर आएगा, I2 R4 अपॉन R3 के, I1 अपॉन I2 R2 अपॉन R1 के बराबर, I1 अपॉन I2 R4 अपॉन I3 के, दोनों इक्वल होंगे, ये भी I1 I2 है, ये भी I1 I2 है, तो कितना हो जाएगा, R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू R4 अपॉन R3, या कह दो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4। जिसने R1 को P लिखा होगा वो इसको P लिख सकता है, Q R S इस तरह भी लिख सकते हैं, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। ठीक है, समझ आ गई, ये हो गई बैलेंस कंडीशन का प्रूफ। स्क्रीनशॉट लो, फिर एक आध न्यूमेरिकल लेती हूँ मैं इसका, ले लिया, यस मैम। चलो अब देखो, सबसे पहले तो लेती हूँ बेसिक और फिर एक क्वेश्चन और लूंगी। वैसे मैंने व्हीटस्टोन ब्रिज के कैपेसिटर वाले चैप्टर में करा दिए थे, इसीलिए कि यहाँ पर जल्दी से आ जाए, तो देखा देखा लगेगा आपको, क्योंकि आप कैपेसिटर में सेम चीज पढ़ चुके हो, जिस बच्चे ने ध्यान से पढ़ा होगा वो, ठीक है। ये लो भाई, ए बी, ये है 2, ये है 4, ये है 3, ये है 1 और ये है 2 ओम। क्वेश्चन पूछा है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। आज का होमवर्क है किरचॉफ लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे सारे बच्चे, मिनिमम 5, ठीक है। अच्छा इसमें देखो, अब मैंने क्या कहा कि जब भी तुम्हें सीरीज पैरेलल नहीं समझ में आए तो भाई समझ लो वहां पे व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो ये दिख भी रहा है तुम्हें, जरूरी नहीं है हमेशा ऐसा ही बन के आए, ऐसा जैसा तुम्हें अभी इससे पहले बनाया था, तो तुम पहचानना पड़ेगा भैया ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, इसी बात के पैसे हैं, मतलब इसी बात के नंबर है, ये लो। तो ये कुछ कुछ इसी जैसा लग रहा है ना, ये और बीच में ये, ठीक है। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये 2 है, ये 1 है, ये 4 है, ये 2 है और बीच वाला 3 है, ठीक है। अब देखो P अपॉन Q यानी कि ये R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4 होना चाहिए, तो देखो क्या बैलेंस कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है भाई, देखो 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू 4 अपॉन, है ना। तो ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, सबसे पहली बात तो इस पे मोहर लग गई, ये बैलेंस्ड है। अब बच्चों अगर ये बैलेंस्ड है
तो ये बीच वाला कंसीडर नहीं होगा, इसमें कोई करंट नहीं जाएगी। जाहिर सी बात है, मैंने कहा था ये एक चीज लेके चल रहे हो, अभी हम पिछले जब प्रूफ किया था हम लेके चले थे, अगर इसमें कोई करंट नहीं है तो बैलेंस कंडीशन आएगी, बैलेंस कंडीशन प्रूफ हो गई मतलब इसमें कोई करंट नहीं है, तो 3 ओम का जो है वो गायब हो जाएगा। हो गया गायब, बस। तो नो करंट इन 3 ओम, और जब उसमें है ही नहीं तो हटा दिया उसको। तो अब देखो 4 और 2 ये दोनों सीरीज में, 4 और 2 6, 2 और 1 3, तो ये हो जाएगा, यहाँ कर रही हूँ, 4 और 2 6 दोनों सीरीज में, 6 का आ गया ऊपर और 3 का आ गया नीचे, ये आ गया 6, ये आ गया 3। अब 6 और 3 किस में दिख रहे हैं तुम्हें? पैरेलल में। तो पैरेलल का फॉर्मूला 1/R1 + 1/R2, या कह दो R1 R2 अपॉन R1 + R2, याद है 11 में भी 10th में भी पढ़ा है। तो R1 × R2 6 3 अपॉन 6 + 3, 6 3 18 और 6 और 3 9, आंसर आ गया 2। समझ आया? ठीक है भाई। अब देखो एक और दे रहे हैं, पहचानना पड़ेगा। नोट करो जल्दी से। कोई डाउट किसी को? No, ma'am. वेरी गुड, चलो। अब देखो एक और बनाते हैं जो देखने में लगेगा नहीं कि व्हीट स्टोन बेच है, बट तुम्हें लगवाना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा कि ये व्हीट स्टोन है। ये लो, ये रहा 2 3, यहाँ से चले, यहाँ से चले, ये सब आर 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 ए बी। सेम क्वेश्चन है, फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। चलो भाई, तो सबसे पहले यहाँ पर कौन सा रूल लगाएंगे? पोटेंशियल रूल। कैसे लगता है पोटेंशियल रूल? देखो इसको एज्यूम कर लिया कि ये बैटरी के अक्रॉस है डी और 0, ठीक है, ये हो गया। यहाँ से यहाँ तक रास्ते में कुछ नहीं है तो इसका पोटेंशियल कितना होगा? बी। यहाँ से यहाँ तक रास्ते में कुछ नहीं है तो इसका पोटेंशियल कितने पर होगा? ये 0 पर, ठीक है भाई। अच्छा ये यहाँ से बाहर चला, रास्ते में जब कुछ नहीं होता तो पोटेंशियल पूरे रास्ते पे कैसा रहता है? सेम। लेकिन रास्ते में कुछ आ गया, रजिस्टर कैपेसिटर, तो रजिस्टर जो पोटेंशियल होता है वो चेंज होता है। अब देखो यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है, बट यहाँ पे चले, यहाँ पे चले, यहाँ पे चले, यहाँ पे, बट रास्ते में रजिस्टर है, तो यहाँ पर पोटेंशियल सेम नहीं रहेगा क्योंकि रास्ते में क्या आ गया? रजिस्टर। तो यहाँ पर पोटेंशियल कुछ और होगा, कितना होगा हमें नहीं पता, तो हमने मान लिया x होगा। ठीक, चलो अब यहाँ पर v है, यहाँ पर v है, v है, v है, v है, लेकिन देखो रास्ते में रेजिस्टेंस आ गया, रेजिस्टेंस आ गया मतलब अब पोटेंशियल क्या हो गया? चेंज। चलो अब यहाँ पे यानी कि यहाँ पे भी v नहीं रहेगा क्योंकि रास्ते में रेजिस्टर है, तो यहाँ पर कितना हो गया पोटेंशियल हमें नहीं पता कितना हो गया, तो मान लिया y। ठीक है, अब इसको बनाने सबसे पहली बात देख लो कि कैसे हम अब इसको कैसे पहचाने। अब देखो कि भाई 4 5 या 6 रजिस्टर हैं, 1 2 3 4 5 या 6 रजिस्टर दिख रहे हैं तुम्हें। अच्छा जी, दूसरी बात देखो कि क्या तुम्हें सीरीज पैरेलल अभी समझ में आ रहा है? तुम कह रहे हो नहीं आ रहा है, तो अगर सीरीज और पैरेलल तुम्हें समझ, सीरीज में नहीं भी दिखाई दे रहे ना ही पैरेलल में दिखाई दे रहे हैं, तो 90% चांस है कि वो क्या होगा? व्हीट स्टोन ब्रिज होगा। 90% व्हीट स्टोन ब्रिज होगा। अब इसको देखो बनाते हैं कि व्हीट स्टोन बनता है कि नहीं बनता। देखो बी बना लो, ए और बी बना लो पहले, तो ये ए बना लिया इधर, ए कितने पर है? बी पर, ठीक, और बी कितने पर है? 0 पर। ठीक, अब देखो v और x के बीच में कितना है? r है, तो व्हीट स्टोन ब्रिज की तरह, क्योंकि हमने अंदाजा लगा लिया कि व्हीट स्टोन है, तो ट्राई करते हैं। यहाँ पर x हो गया, v और x के बीच में कितना रेजिस्टेंस है? r। अच्छा अब देखो x और y के बीच में कितना है? r। y यहाँ पे बना लो, तुम्हारे अंदाजे के हिसाब से मिडिल होना चाहिए, ये r हो गया, तो यहाँ पे भी x और y के बीच में भी कितना लगा दिया? ये वाला r। ठीक है भाई, अब देखो x और 0 के बीच में कितना है? r। ये रहा x और 0 के बीच में, ये वाला r आ गया, ये वाला r आ गया। 0 और y, 0 और y के बीच में कितना है? ये वाला r। अच्छा और क्या बचा? v और y, v और y के बीच में क्या है? r, ये वाला r। तो देखो ये वाला ये r है, ये वाला ये r है, मतलब दिस अपॉन दिस, ये दोनों ये वाले r है, और ये दोनों ये वाले r है।
और ये मिड वाला है। बैलेंस कंडीशन तो दिखी गई होगी सबको, P अपॉन Q R अपॉन R इज इक्वल टू R अपॉन R, तो ये बैलेंस्ड है। R अपॉन R इज इक्वल टू R अपॉन R, 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 3 अपॉन 4, तो ये बैलेंस्ड है। और अगर ये बैलेंस्ड है बच्चों तो ये मिड रजिस्टर काउंट नहीं होगा, तो ये R और R किस में हो जाएंगे बच्चों, सीरीज में, और नीचे वाले ये मिड रजिस्टर अब काउंट नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये R और R किस में हो गए, सीरीज में, तो कितना आ गया ऊपर 2R, और नीचे वाला भी R और R सीरीज में, कितना हो गया 2R। अब दोनों पैरेलल में, पैरेलल का फॉर्मूला R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, कितना आ जाएगा आंसर निकल के, 4R स्क्वायर अपॉन 4R, 4R स्क्वायर अपॉन 4R, एक R से R कट गया, 4 से 4 कट गया, बचेगा R। आंसर आएगा कितना R। समझ आ गई सबको बात। अमन स्क्रीनशॉट ले ले बेटा, है क्लास में। यस मैम ले लिया। ठीक है, बोलो इसमें कोई डाउट। दो तीन क्वेश्चन मैं ग्रुप में सेंड करूंगी और वो करना, किसी को कोई डाउट नहीं है बॉयज। नो मैम। शाबाश। आज किरचॉफ लॉ के सब बच्चे 5-5 क्वेश्चन करेंगे और कल इस वीक में चैप्टर खत्म हो जाएगा। कल मैं मीटर ब्रिज पढ़ाऊंगी, छुट्टी मत करना कोई भी बच्चा, इंपॉर्टेंट है बहुत बोर्ड के हिसाब से, ठीक है। और वीडियो अपलोड कर दूंगी जहां तक है आज।